बहुत सारी कॉपी हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, परंतु आपके फिर भी डाउट के डाउट रह जाते हैं। दरअसल डाउट उनके रहते हैं जो नए बच्चे जुड़ते हैं, जो वो वीडियो नहीं देख पाते हैं। अब बच्चे तो लाखों जुड़े हैं, जैसे मैंने कॉपी 1 महीने पहले दिखाई, बाद में लाखों और नए बच्चे जुड़े, अब उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, इसलिए मुझे बार बार समझाना पड़ता है। तो अब इस कॉपी में हम ये नहीं समझाएंगे कि कॉपी लिखना कैसे है, बट हम आपको यहां पर ये बताएंगे कि कॉपी में कितने पेज में क्या चीज लिखनी है, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होगा, निबंध लिखने के कितने पेजों में आपको निबंध लिखना है और निबंध कितने शब्दों में लिखना है। हम आपसे बात करेंगे कि कॉपी में क्या त्रुटियां आपको नहीं करनी है। इस कॉपी में 96 मार्क्स बच्चों को मिले हैं, आखिर ये क्यों मिले हैं, आखिर वो 4 अंक क्यों कट गए हैं? क्योंकि मेरा मानना है हिंदी में भी आप 100 में 100 ला सकते हैं। यदि आप हिंदी में भी अच्छे से लिखते हैं, सारी उत्तर सही होते हैं, तो आप हिंदी में भी 100 में 100 ला सकते हैं। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 100 में 100 लेके आए थे। तो इस कॉपी को बखूबी आप लोग देखिएगा और इस कॉपी के माध्यम से आप लोग एक एक चीज को समझेंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, और इसी में आता है पद्यांशों का अर्थ कैसे लिखना है, और पद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नोत्तर कैसे लिखना है, और गद्यांश जो संस्कृत के गद्यांश उनका हिंदी अनुवाद करने का सही तरीका क्या है, खंडकाव्य कितने पेज में लिखना है, कहानियों का सारांश और उद्देश्य कैसे लिखना है, उन सारे सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कॉपी कैसे लिखें, ये भी आज का ये सवाल जो आपका है वो भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं कि इस बच्चे का क्या कुछ मसला है। यानी सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपके जब बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो बड़े सवाल आपके इसमें जगते हैं कि सर हमारे गलत हो जाते हैं। कैसे गलत हो जाते हैं? मैंने अभी एक वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। हमने एक वीडियो 2.5 घंटे की क्लास ले ली है गद्य पद्य साहित्य के विकास की, वो जाके वीडियो आप देख लीजिएगा। महामैराथन क्लास है, अभी हाल ही में कराया है, कल से परसों तक करा दिया हमने उसको। कब करा दिया है? कल ही कराया है ना, कल ही हमने वो वीडियो कराया है। तो कल ही कराया हो तो या परसों कराया हो, मुझे याद नहीं है कंफर्म, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हो जाती, तो उसे जाकर के देख लो। या जो लोग बाद में इसको देख रहे होंगे तो वो बहुत आगे करा चुके, ऐसा डेट कोई निश्चित नहीं है। फिलहाल वो वीडियो आप देख लीजिएगा जो हमने आपको करा रखा है गद्य पद्य साहित्य के विकास का। क्लियर? ये बात मैं आपको बता चुका। अब यहां पर बात करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। और बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहले जो तरीका है, देखो मैं चाहता हूं आप मोटे पेन से प्रश्नोत्तर संख्या डालें, मोटे पेन से डालें, काला पेन हो। बहुत सारे बच्चे 2 रुपए वाला 3 रुपए वाला लक्सर पेन का यूज कर लेते हैं, स्केच पेन का। आप कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन हो सके तो बोल्ड पेन, ऐसे पेन लो जो बहुत ज्यादा बोल्ड चलते हो। बट उनमें से जैसे कि लक्सर का ही एक आता है 10 रुपए का, जिसको पायलट पेन लोग बोलते हैं, जिसमें स्केच जैसा ही पॉइंट होता है, तो वो भी बोल्ड पेन चलता है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं। और मैंने कौन से पेनों का यूज करें उस पर ऑलरेडी एक अच्छा वीडियो बना दिया है, कैसे पेनों का यूज करें। तो वीडियो सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हैं कैसे पेनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप एक बोल्ड पेन से खंड का डालेंगे, क्योंकि खंड का से ही शुरुआत होती है। सामान्य हिंदी के हो चाहे आप साहित्यिक हिंदी से हो, खंड का से ही शुरुआत होती है आपके पेपर की। पेपर में खंड का आता है, फिर आपकी प्रश्नोत्तर संख्या 1 आती है, और प्रश्नोत्तर संख्या 1 के अंतर्गत 5 गद्य साहित्य के विकास के प्रश्न होते हैं, और प्रश्नोत्तर संख्या 2 के अंतर्गत 5 काव्य साहित्य के विकास के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। अब इन बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है आपको साफ साफ दिख रहा है। इन्होंने क्या किया, 1 के का सेकंड, 1 के खा का थर्ड, 1 गा का थर्ड, 1 घा का फर्स्ट, 1 अंगा का फर्स्ट, ऐसे लिखा है। बेस्ट तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगर बेस्ट नहीं होता तो मैं यहां आपको आकर के इस तरीके के बारे में नहीं दिखाता। तो ये तरीका जो रहा तो सबसे बेस्ट रहा। मैं कहूंगा ये तरीका जो है एकदम बेस्ट तरीका है। आप भी ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा।
ठीक है, और एक ही पेज में आप दोनों के कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक एक लाइन यहां पर छोड़ सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, प्रश्नोत्तर संख्या 1 पूरी हो जाए तो 2 लाइनों का गैप कर लें। सुंदर यहां पर फॉर्मेट है, 2 लाइनों का गैप कर लें और फिर अगली प्रश्नोत्तर संख्या डालें। इससे क्या होगा, एक प्रश्नोत्तर संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप अगर नहीं कॉपी, मतलब आप लिखे कैसे भी उत्तर सही है तो अंक मिल जाते हैं, लेकिन वही चीज है ना, जैसे कि अगर दूल्हा शेरवानी पहने तो भी उसका विवाह होगा, दूल्हा पैंट शर्ट में जाए तो भी उसका विवाह होगा। भाई विवाह तो होगा, है ना। मेरा कहने का मतलब यही है कि विवाह तो होना है, चाहे शेरवानी में दूल्हा चला जाए और चाहे पैंट शर्ट में चला जाए। तो वही बात है कि भाई अंक तो मिल जाएंगे अगर आप उत्तर सही लिखेंगे, लेकिन वही शेरवानी और पैंट शर्ट वाली बात हो जाएगी। लेकिन एक सही तरीका एग्जामिनर को आकर्षित करता है, और वो पहले ही देखो उसके, हम भी जब कॉपी चेक करते थे, अभी तो नहीं जा रहे हैं, मतलब जब विद्यालयों में पढ़ाते थे कॉपी चेक करते थे, तो उसमें क्या पता चलता था हमको, जो बच्चा स्कूल में ही जो अच्छा लिखता था, तो जैसे ही वो अच्छा लिखना शुरू करता था, फॉर्मेट उसका सही होता, तो मुझे पता, अरे ये बढ़िया लड़का है, मन में ये आ जाता था ये अच्छा लड़का है, भाई इसको अंक दे दो, तो दे दिए जाते थे। वही तरीका अब प्रश्नोत्तर संख्या 2 यहां पर इन्होंने क्या किया, 2 2 2 2 ये ना डालो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काखा का खांगा फसेंगे, ये भी तरीका बिल्कुल बेस्ट यहां पर निकल के आया है। तो ये तो हो गई गद्य पद्य साहित्य के 10 ऑब्जेक्टिव को हल कैसे करना है उसकी बात। और अब आते हैं गद्यांश आधारित प्रश्न आपको कैसे करना है। गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या ये होती है 3, ठीक है, 3 होती है। ठीक, अब यहां पर देखो इस बच्चे ने संकेत दिया है कि इसने कौन से गद्यांश का उत्तर दिया है। ये इसलिए है, ओवरऑल आपको यह समझना है कि जब भी आप कॉपी लिखें तो एग्जामिनर को चेक करने में सरलता हो। दूसरे नंबर पे एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर जो अपनाया गया है वो एक सीरियल अपनाया गया है, लेकिन ध्यान रहे सीरियल तो आप अपनाएंगे, बट सीरियल अपनाने के साथ साथ जो प्रश्न पहले आते हैं वो आप पहले कर सकते हैं। एक चीज हिंदी में ध्यान रखना, अगर आप खंड का कर रहे हैं तो खंड का के ही सारे हल करना, खंड खा कर रहे हैं तो खंड खा के ही सारे हल करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि खंड मिक्स मत करना। बट फिर भी अगर नहीं बन पाता है, आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो लास्ट में लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, परंतु माथापच्ची एग्जामिनर को ना करना पड़े, इस बात का ध्यान आपको रखना है। बाकी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अगर उत्तर आते हैं आपको सारे तो अंक जरूर मिलेंगे, नहीं आते हैं तो नहीं मिलेंगे, ये भी है ना। लेकिन बना के लिख दोगे तब भी एक आध अंक दृष्टि से, दया दृष्टि से मिल जाता है। फिलहाल बनाने की फिराक में मत रहो, थोड़ा सा पढ़ लो, समझ लो। भारतीय साहित्य में, और वो पहले कहां था, ये एक संकेत, या इसको हम आद्यंत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आद्यंत भी कहते हैं, कि एक गद्यांश का आदि लिख दिया गया फिर अंत लिख दिया गया, फिर यहां पर फर्स्ट सेकंड और ऐसे करके, और जब भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, देखो कैसे डाला, रेखांकित अंश की व्याख्या और अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन सजाने का काम अंत में करना, अंत में कब, जब आप पेपर पूरा लिख हो, सजाने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि सजाने में टाइम वेस्ट करेंगे हो सकता है कि आपके अंत में एक आध प्रश्न छूट जाए। तो कोशिश करना है, छोटे छोटे प्रश्नों के ठोस अंक होते हैं, उनका उत्तर आपको पहले कर लेना है। अगर कोई जैसे निबंध है आपका, तो निबंध आप अंत में ही करिए। मैंने कहा कि क्रमबद्धता अपनाइएगा, बट निबंध आपका अंत में ही होता है, सामान्य हिंदी का, साहित्यिक हिंदी वालों का बीच में होता है। तो चाहे आप तो अंत में करें, वरना बीच में भी कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे अंक होते हैं व्याकरण संबंधी, वो छोटे छोटे जो अंक होते हैं वो एक एक ऑब्जेक्टिव होता है, उनको जल्दी जल्दी आप कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव जो ठोस अंक हैं वो ना कटें। निबंध में तो बाद में चल जाता है, एक आध अंक इधर उधर हो सकता है, अगर मान लो छूट भी गया तो एक आध ही अंक कटेगा, और अगर 4 ऑब्जेक्टिव छूट गए तो 4 अंक कटेंगे। निबंध आधा छूट गया, समझ लो 2 ही अंक हो सकता है कटे, 3 ही कटे, और अगर 4-5 ऑब्जेक्टिव छूट गए तो 4-5 ऑब्जेक्टिव के अंक कट जाएंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक। तो ये गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर ऐसे कर लेना, रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे हेडिंग डाल के कर लेना, अंडरलाइन करने को लास्ट में रखना, बाद में टाइम बचता है तो अंडरलाइन करिएगा, वरना साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने का ये फार्मूला है। फिर इस तरह आप मार्जिन लाइन के, देखो इन्होंने मार्जिन लाइन के इस तरफ क्रम संख्या डाली है,
आप चाहें तो यहां पर भी डाल सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन लाइन इधर मत खींचिएगा, ये तरीका थोड़ा सा गलत होता है। और मार्जिन लाइन जो आपको खींचनी है 15 मिनट पहले ही आपको कॉपी मिल जाती है। मार्जिन लाइन आप भैया खींच के रखिए, 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाएगी तो मार्जिन लाइन आप पहले ही खींच लीजिए स्केल से यानी पटरी से, और बाद में आप लिखना प्रारंभ करिए। तो 15 मिनट पहले कॉपी को भरना होता है, और मतलब कॉपी 15 मिनट पहले मिलती है, फिर 15 मिनट पेपर पढ़ने को मिलते हैं ना, 3 घंटा 15 मिनट वो पेपर के तो मिलेंगे ही, उससे 15 मिनट पहले कॉपी मिलती है। सपोज दैट आपका पेपर है 10 बजे से, तो 10 बजे से पेपर स्टार्ट होना है तो 9:45 पे कॉपी मिल जाएगी और 10 बजे पेपर स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन आपके एडमिट कार्ड में ध्यान रखना, इंटर की 1-2 विषय ऐसी हैं इंटरमीडिएट की जो सुबह मीटिंग में है, 1-2 विषय ऐसी हैं। हाई स्कूल की तो खैर कोई ऐसी नहीं विषय लगभग कि जो 2 बजे हो, लेकिन हाँ कुछ एक आध विषय जो अन्य विषय होती हैं, मूल विषय से अलग होती हैं, कुछ विषय ऐसी हैं जो शाम मीटिंग में भी हो सकती हैं। तो अपने एडमिट कार्ड पर यानी कि प्रवेश पत्र पर हमेशा आप ये देख लें कि उस पे डेट और टाइम पड़ा होता है हर विषय का, कि कौन सी विषय कौन से दिन है, ये जरूर देख के जाएं, अन्यथा गलती आपकी होगी तो सुधारेंगे, कोई नहीं सुधारने वाला होगा। पेपर छूटा तो फिर उस पेपर को कोई दिलाने वाला, यहां तक कि डीएम एसडीएम कोई आ जाए, पेपर आपका छूट गया तो छूट गया, फिर वो अगले दिन नहीं होना है या 1 घंटे बाद नहीं होना है, समझ गए आप? हाँ, एंट्री नहीं होनी 1 घंटे बाद। अब दूसरी बात ध्यान रखना है, जब यहां देखिए 5-6 लाइनें ही छूट रही हैं, तो आप जो नया स्टार्ट करेंगे नया प्रश्न, वो नए पेज से स्टार्ट कर लीजिए और हमेशा यहां पर पीटीओ लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? पीटीओ। पीटीओ किधर लिखना है? पीटीओ किधर लिखना है? दाहिने पेज, ये अपना दाहिना दाहिना होता है, तो दाहिने पेज पे यहां पर पीटीओ लिखेंगे, यानी पलटना उधर को है, जब पलटना हो तब पीटीओ लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि पीटीओ इधर भी लिख दिया उधर, जब पलटने का नंबर आता है तब पीटीओ लिखा जाता है। तो भाई ये पलटने का नंबर है तो वहां पर नीचे पीटीओ लिखेगा और इधर मत लिखिएगा। ठीक, तो ये हो सके तो नए पेज से ही आपको करना है। क्या नए पेज से करना है? नया प्रश्नोत्तर संख्या, यानी जो नंबर वाली होती है, ये नहीं कि उसके अंतर्गत छोटे छोटे नए से लिखे, ऐसा नहीं करना है। बाकी ठीक है, आप एक साथ भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऐसा नियम है, आपकी कॉपी के पीछे भी लिखा होता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ पद्यांश में आधारित प्रश्नोत्तर हैं, तो यहां पर इन्होंने कर दी है। मार्जिन के इधर सारे नंबर डाले हैं, आप चाहें तो इधर डाल सकते हैं, इधर ही डालिएगा। ये होता यह है कि इधर डालने से ये होता थोड़ा सा कॉपी भर जाएगी आपकी, है ना। इन्होंने देखो इधर पीटीओ लिखा है, इधर वाले बाएं साइड पे, इधर नहीं उधर लिखना होता है। अगला आता है देखो जीवन परिचय कैसे लिखना। अब ये आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय मतलब होता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय घबराइएगा नहीं, आपने जैसे याद किया है वैसे आप लिख के आइए, दुनिया भर के दिमाग मत लगाइए। आपने जैसे याद किया है वैसे। कैसे लिखोगे? जैसे आपको याद है, जैसे आपके अध्यापक ने आपको पढ़ा दिया है, आप वैसे लिख के आओ। याद है तो दोबारा माथा पच्ची ना करो, याद नहीं है तो नए सिरे से अगर याद करना है आज आपको तो आप याद कर सकते हैं। तो आपका तरीका अच्छे तरीके से, भाई हमने जो जैसे बताया वैसे याद कर लीजिए। साहित्यिक परिचय लिखना होता है तो थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लिखिए, और ये जो संक्षिप्त परिचय किनारे डाला है ये यहां पर बीच में डालिए, है ना। और ऐसे लिख दीजिए, बॉक्स बना दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों सही है। तो यहां पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालिए कि आप कौन सा जीवन परिचय कर रहे हैं, फिर उस लेखक का नाम जरूर आपको डालना है जिसका आप जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आप लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहां साहित्यिक परिचय देखो इन्होंने हेडिंग डाला और लिखना चालू कर दिया है, और बस यहां तक देखो कितना अच्छा होगा। 2 ही पेज में कृतियां आपको कितनी लिखनी है, कृतियां आपको जितनी याद हो लिख सकते हैं। प्रमुख कृतियां यानी कि कम से कम किसी लेखक की अगर आपकी किताब में 10 से 15 है तो कम से कम 6-7 तो जरूर लिखिए, आधी लिखिए, है ना। किसी लेखक की 10 रचनाएं हैं तो कम से कम 4 से 5 रचनाएं जरूर लिखें। 40 से 50% रचनाएं लिख दीजिए। बाकी 2-3 याद हैं तो यार ज्यादा दिक्कत नहीं है, 2-3 भी लिख दीजिए। फिर आता है कवि का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय। तो जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनको हेडिंग, यानी कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको हेडिंग 2 बना लेनी है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, जो मैंने जैसे पढ़ाया है। और इंटर वाले जो सामान्य हिंदी लिए हैं उनको केवल एक जीवन परिचय, एक हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो अब यहां पर भी देखो इन्होंने
क्या लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या और किसका जीवन परिचय है वो भी लिख दिया, और संक्षिप्त परिचय यहां पर इनको डालना चाहिए बीच में, मैंने पहले बताया था। ठीक, फिर लिख दिया संक्षिप्त परिचय, और फिर यहां साहित्यिक परिचय डाल दिया। और फिर यहां देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने बढ़िया सा देखो जो बीच बीच में रचनाएं आई हैं, है ना, जो भी मेन पॉइंट है इन्होंने काले से लिख दिया है। तो ये भी आप अपना सकते हैं तरीका, बाकी ना अपनाएं तो एक ही ब्लू पेन से, ब्लू या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, कोई सा भी पेन यूज कर लीजिए सिवा मार्कर के। तो हमने कहा पेन कौन सा यूज करना है, उस पर ऑलरेडी मेरा वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। तो पेन के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, फिर कृतियां डाल देनी है। अब इन्होंने वही किया कि 4-5 लाइनें नीचे बची थी तो नया पेज नहीं लिया, बल्कि उसी पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल के अगला नया क्वेश्चन शुरू कर दिया। ठीक है, सही तरीका खैर नहीं है ये, बट कोई दिक्कत नहीं, अब इन्होंने लिख दिया है तो नंबर थोड़ी ना कटते हैं। ये मैंने कहा ना, नए पेज से स्टार्ट करना होता है। ठीक, तो यहां क्या है, ये है भैया कहानी। ये कौन सी कहानी है, कहानी का सारांश और उद्देश्य। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कहानी की समीक्षा कर दी है। साहित्यिक हिंदी वालों को समीक्षा करनी होती है, सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में व्याकरण का अंतर होता है, और दो या तीन क्वेश्चन का अंतर होता है। तो जो सामान्य हिंदी वाले हैं उनको सारांश और उद्देश्य लिखना होता है। इनके समीक्षा आ सकती है, बट सारांश और उद्देश्य मुख्य रूप से आता है हर साल। ठीक है, और यही पाठ्यक्रम में भी है। तो सामान्य हिंदी वाले सारांश लिखेंगे, और ये साहित्यिक हिंदी का ये है, तो सामान्य हिंदी का भी बस बच्चे ने क्या कर दिया है, समीक्षा लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन समीक्षा का था, उसमें हो सकता कभी रख दिया गया हो, है ना, पेपर बनाया गया हो, लेकिन बोर्ड की बात हम कह रहे हैं कि समीक्षा आएगा, चाहे सारांश आए चाहे उद्देश्य आए। लिखना कैसे है, जैसे इन्होंने जिस कहानी का लिखा है उस कहानी का नाम डाल दिया है। बड़ी बात यह होती है कि एग्जामिनर को क्या होता है, जब आप ये नाम डाल देते हैं तो उसको बार बार पेपर देखना नहीं, पलटना नहीं पड़ता है, वरना उसको बार बार पेपर पलटना पड़ता कि क्या पंचलाइट यहां है कि नहीं, कौन सी कहानी है। इस तरह वो समझेगा कि आपने पंचलाइट का लिखा है, ठीक है, तो पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु या कथानक या सारांश लिख देना है। तो इन्होंने समीक्षा कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, समीक्षा कर दी, समीक्षा पूछी गई है। सारांश पूछा जाएगा, सारांश कर देना, उद्देश्य पूछा जाएगा, उद्देश्य कर देना। अब सारांश या उद्देश्य केवल एक पेज में ही लिखना है, बहुत लंबा नहीं जाना चाहिए। और समीक्षा जो है 2 पेजों में आ जाएगी, हालांकि संख्या इसकी भी 80 शब्द होती है। ठीक है, समीक्षा की भी संख्या 80 शब्द होती है, लेकिन अब ये बड़ा लिख गया है इनका, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे बड़ा याद करते बड़ा लिख देते हैं, कम मत लिखो। मैंने कहा ज्यादा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लिखने में अंक नहीं कटते हैं, लेकिन कम लिखने में कट जाते हैं। तो कम मत लिखो, 80 शब्द कह रहा, आप 160 शब्द लिख दो, 200 शब्द लिख दो, वो तो आपका टाइम जाएगा जितना लंबा खींचोगे। ठीक है, तो जैसे आपने याद किया, मैंने कहा अब आप दिमाग मत लगाइए कि नहीं नहीं मुझे ये याद है, ऐसे याद है। जैसा आपने याद किया है बहुत अच्छा याद किया है, आप जैसा लिखेंगे बहुत अच्छा लिखेंगे। मैं ये भी कह रहा हूं, मैं डराने के मूड से नहीं हूं कि मैं आपको डरा दूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं आप अपना सकते हैं। ठीक है, तरीका जो बता रहा हूं वो अपना सकते हैं, घबराने वाली बात मत कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, यूं कि और बच्चों के पास पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस समय सारे बच्चे इसी चिंतन में हैं, इसी विचार में हैं कि कैसे क्या करना है, उनको आइडिया चाहिए, तो ये आइडिया आप पहुंचा दीजिए, स्टेटस लगा लीजिए। अब यहां प्रश्नोत्तर संख्या 7 आती है भैया, ये चरित्र चित्रण आता है। क्या आता है, चरित्र चित्रण आता है खंड काव्य का। तो ये श्रवण कुमार का है, ठीक है, श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण है, यानी कि ये क्या है, खंड काव्य का प्रश्नोत्तर है। तो यहां पर क्या है, चरित्र चित्रण दिया गया है श्रवण कुमार का, तो इन्होंने 4-5 हेडिंग्स में निपटा दिया है। तो बस ऐसे ही 2 पेज में, 1.5 पेज में, 1 पेज में, 1.5 पेज में आएगा चरित्र चित्रण, तो 1.5 पेज में 1.5 से 2 पेज में ही आएगा, क्योंकि वो 4-5 हेडिंग्स में डिवाइड होता है चरित्र चित्रण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देंगे। फिर खंड खा आएगा, यानी संस्कृत का गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कैसे करना है वो समझो। अगर आप संदर्भ नहीं लिखते हैं संस्कृत का तो ये 2 अंक आपके चले जाएंगे, क्योंकि इसमें होता है 2 + 5 = 7, यानी 5 का अनुवाद होता है और 2 का होता है संदर्भ। तो संदर्भ लिख दीजिए, संदर्भ लिखते समय संस्कृत का संस्कृत खंड लिखिए, संस्कृत खंड के भोजस्य औदार्यम या जातक कथा या जहां से जो पाठ है वो यहां पर लिख दीजिए काले से, बस संदर्भ हो गया और अनुवाद हो गया। हिंदी अनुवाद में व्याख्या नहीं करनी होती है, जितने शब्दों में जितनी लाइनों में आपका
जितनी लाइनों में आपका अनुवाद, जितनी लाइनों में आपका गद्यांश है उसका अनुवाद 4-5, दो एक लाइन एक्स्ट्रा होगा, बस ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि अनुवाद का मतलब होता है कि संस्कृत से हिंदी में लिखना, वही शब्द हिंदी में कह देना। व्याख्या का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के वर्णन, तो होता है अनुवाद करना। अनुवाद का मतलब है बहुत लंबा नहीं खींचना है, जो सही अनुवाद है वो कर देना है, बस ज्यादा लंबा ये नहीं जाएगा। फिर आता है प्रश्न संख्या 8, यानी कि पद्यांश, जो संस्कृत का श्लोक होगा उसका हिंदी अनुवाद करना होगा। इसमें भी संदर्भ डालना नहीं भूलना है, ठीक है, और हिंदी अनुवाद कर देना है। 4-5 लाइनों में ये भी हो जाएगा, क्योंकि श्लोक बहुत लंबे होते हैं। जो श्लोक 4 लाइनों में होते हैं उनका जो अनुवाद होगा वो 6-7 लाइनों में चला जाएगा, और जो श्लोक 2 लाइनों के होते हैं उनका अनुवाद 4-5 लाइनों में होगा बस, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी राइटिंग पर भी, कि अगर आप बड़ा लिखते हैं तो आपके पेज ज्यादा भरेंगे, अगर आप छोटा लिखते हैं तो पेज कम भरेंगे। पेज भरने के चक्कर में नहीं पड़ना है, पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, बस उत्तर सही होना चाहिए। उत्तर जितना लिखना है उतना लिखा हो और उत्तर सही हो। पेज भरने से अंक नहीं मिलते हैं, सही उत्तर लिखने से अंक मिलते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक। फिर है प्रश्नोत्तर संख्या 9, यानी कि यहां व्याकरण स्टार्ट हो जाती है सामान्य हिंदी की, और जो होगी सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, व्याकरण के कैसे आंसर देना है यहां है। तो यहां पर क्या करना है, जैसे इन्होंने मुहावरा लिखा है, मुहावरा लिख दिया और फिर उसका अर्थ, यहां पर मुहावरे के बाद अर्थ एक हेडिंग। देखो मुहावरा लिखते समय आपको क्या करना है, पहले तो मुहावरे का अर्थ हेडिंग डालिए, पहले यहां पर मुहावरे की प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, यहां प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, फिर मुहावरे का अर्थ लिखिए, फिर सेकंड नंबर पे क्या करना है, आगे क्या करना है, वाक्य प्रयोग कर दीजिए। तो यहां पर 1 अंक अर्थ का और 1 अंक वाक्य प्रयोग का, लोकोक्ति और मुहावरे का मिलता है, ठीक। तो यहां मुहावरे और लोकोक्तियां आपकी हो गई, और प्रश्नोत्तर संख्या 10 आता है। ये 10 क्या होता है, ये अपठित गद्यांश होता है। इसमें 2 गद्यांश आपके आएंगे, हो सकता है एक पद्यांश और एक गद्यांश अथवा करके आ जाए, जो आपको सरल लगेगा वो आप कर लेना। मुझे लगता है कि गद्यांश ज्यादा सही रहता है, गद्यांश बच्चे ज्यादा समझ जाते हैं, तो आप गद्यांश और पद्यांश अगर 2 आते हैं, हालांकि पिछले वर्ष में पद्यांश नहीं आए थे, केवल अपठित गद्यांश आए थे पिछले वर्ष में। तो अपठित गद्यांश, पिछले वर्ष मतलब 2024 में, ठीक है, अपठित गद्यांश ही आए थे, पद्यांश नहीं आए थे। 2025 में क्योंकि सिलेबस में अपठित गद्यांश पद्यांश दोनों लिखा है, तो हो सकता है कि कोई एग्जामिनर पद्यांश भी दे दे, क्योंकि मतलब कोई पेपर बनाने वाला, क्योंकि पेपर सेटर जो होते हैं वो 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेटों के कम से कम 30-35 लोग या 7 लोग तो होंगे ही, क्योंकि अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग मंडलों में जाते हैं, हर मंडल का अलग होता है। मंडल का अलग होता है, ये मत समझना कि स्कूल का अलग होता है, ऐसा नहीं होता है। एक मंडल का एक पेपर होता है, किसी मंडल में कोई सेट जाता है तो किसी मंडल में कोई सेट जाता है। ये इसलिए होता है कि पूरी परीक्षा नकल विहीन हो, ठीक है, इसीलिए अलग अलग सेट बनते हैं, 7-8 सेट बनते हैं, 8 सेट बनते हैं, जिसमें शायद 8 ही बनते हैं, पूरा पक्का नहीं पता, लेकिन हाँ 7 सेट भेजे जाते हैं और 1 सेट सुरक्षित रखा रहता है एक्स्ट्रा हर विषय का, कि अगर कोई पेपर लीक भी हो जाए तो उसको कैंसिल करके अगला सेट करा दिया जाए, है ना। तो इस तरह परीक्षाओं का निपटारा होता है, परीक्षाओं की सुचिता बनाए हेतु ये सब कदम उठाए जाते हैं और बहुत ही काबिल तारीफ कदम हैं। तो बस इसमें मत घबराइएगा कि जो है मेरा सेट कैसा आएगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अलग अलग जो एग्जामिनर होते हैं वो अलग अलग अपना सेट करते हैं पेपर, ठीक। जब अलग अलग पेपर सेट करेंगे तो वो उठाएंगे सिलेबस और कुछ उठाएंगे प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा देंगे और सिलेबस भी उठा लेंगे, और फिर इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि भाई क्या क्या देना है। अब कोई एग्जामिनर है उसने पाठ्यक्रम में देखा कि अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों में से कोई एक दे सकते हो, कोई देना है, तो अपठित वो गद्यांश भी एक दे देगा अथवा करके पद्यांश भी दे देंगे, हालांकि नियम यही है ना, लेकिन ज्यादातर गद्यांश ही आए थे पिछले वर्ष, तो आप गद्यांश अपठित मान के चलिए। अपठित माने जो पढ़ा नहीं गया है। आपको सबसे पहले क्या करना, हर लाइन को पढ़ना है। पहले तो सरसरी नजर से पढ़िए कि कौन सा हमारी समझ में आ रहा है। 2 आएंगे तो एक जो ज्यादा सरल आपको लगे बस उसके नीचे के प्रश्नों को पढ़िए और पहले उसको पढ़ना शुरू करिएगा, और फिर पढ़ने के बाद प्रश्नों को पढ़िए, फिर उसके उत्तर निकालिए, गद्यांश में ही छिपे होंगे, ठीक है। और अगर इनकेस गद्यांश का शीर्षक पूछता है तो आप ये देखना कि उस गद्यांश में
किस चीज के बारे में ज्यादा बात की गई है। जैसे कोई नारियों पर आ गया कि नारी शिक्षा, तो नारी शिक्षा में क्या होगा, नारियों की शिक्षा की बात की गई होगी, तो उसका शीर्षक क्या हो जाएगा, नारी शिक्षा। अगर किसी अपठित गद्यांश में आतंकवाद वाली बातों की बात की गई है तो उसका शीर्षक हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद के निवारण की बात की गई होगी तो आतंकवाद का निवारण शीर्षक डाल देना, और अगर आतंकवाद की समस्या की बात की गई होगी तो समस्या हेडिंग डाल देना शीर्षक। तो शीर्षक पूछता है। हालांकि 3 प्रश्न बनेंगे 5 अंकों में, 5 प्रश्न भी 5 अंकों में बन सकते हैं, लेकिन 3 प्रश्न 5 अंकों में बनने हैं अपठित गद्यांश के। तो चर्चा हो गई, अपठित गद्यांश 5 अंकों का आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के करना है, क्योंकि अपठित माने जो आपने पढ़ा नहीं है वो वाला पार्ट, ठीक है। और ये केवल सामान्य हिंदी में आएंगे, साहित्यिक हिंदी में नहीं आएंगे, ठीक। चलो, फिर शब्द युग्मों का सही अर्थ, अनेकार्थी शब्द ये व्याकरण के ही आएंगे, सामान्य हिंदी व्याकरण। तो शब्द युग्म में जैसे यहां पर उन्होंने जैसे शुरुआत में ऑब्जेक्टिव किए थे, वैसे ही यहां पर ऑब्जेक्टिव आप कर देना है आपको, का खा गा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उसी तरह से आपको कर देना है जैसे ऑब्जेक्टिव शुरुआत में मैंने आपको बताया था, इन ऑब्जेक्टिव को वैसे करना है। फिर अशुद्ध, एक वाक्य को शुद्ध करना है, तो इन्होंने क्या किया, अशुद्ध वाक्य भी यहां पर लिख दिया और इसके बाद शुद्ध किया है। खैर ये भी तरीका सही है, परंतु एक लाइन ये लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, केवल शुद्ध शब्द लिखो, शुद्ध वाक्य, यहां हेडिंग डाल दो शुद्ध वाक्य, और जब शुद्ध वाक्य हेडिंग डाल दोगे तो एग्जामिनर खुद ही जान जाएगा कि बच्चे ने उस वाक्य को शुद्ध किया है, कौन सा जो नंबर यहां पर डालोगे। प्रश्नोत्तर संख्या 12 में अब देखो, नए लाइन से जो नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए था ये वाला, तो इन्होंने पुराने पेज से ही, मतलब उसी में आधा पेज बच रहा था तो कर दिया है, ठीक है। कॉपी के पेज खराब भी नहीं करने चाहिए, लेकिन हाँ नियम तो यही है कि नया प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे यहाँ 11 वाला जब खत्म हो जाए तो जो 12वां डालो वो नए पेज से डालो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। करुण रस, देखो रस छंद अलंकार की परिभाषा देनी है सामान्य हिंदी वालों को चाहे साहित्यिक हिंदी वालों को, वो पूछता है केवल उदाहरण और परिभाषा, तो 1 अंक का उदाहरण, 1 अंक की परिभाषा, परिभाषा और उदाहरण लिखिए। स्पष्टीकरण अगर आपको आता है तो जरूर लिखिएगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। फिर आगे देखिए प्रश्न संख्या 12 जो है, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खा है, यानी कि छंद है, ये अलंकार है। अलंकार में इन्होंने क्या किया, संदेह अलंकार, यहां पर परिभाषा हेडिंग डालनी चाहिए थी, ठीक है, और फिर उदाहरण। फिर इसी तरह अगला है अलंकार का, तो सोरठा सॉरी छंद का है, तो छंद इन्होंने सोरठा छंद, और यहां पर हेडिंग डालनी चाहिए लक्षण, ठीक है, सोरठा छंद का लक्षण, तो लक्षण हेडिंग डालनी चाहिए, और बाकी यहां पर हेडिंग में मेन उस पर लिखना चाहिए सोरठा, ठीक है। यहां पर छंद लिखिए आगे छंद और डैश सोरठा और अंडरलाइन कर दीजिए, इसके नीचे लिखिए लक्षण, ठीक है, लक्षण और फिर उदाहरण। ये तरीका एकदम सही आपका बैठेगा। यहां पर भी क्या करना चाहिए था, यहां संदेह अलंकार क्या डालना है, संदेह अलंकार, है ना, और यहां पर डालना चाहिए परिभाषा, बस ऐसे लिख देना चाहिए था, परिभाषा फिर यहां उदाहरण। तो ऐसे भी बहुत अच्छा तरीका है, बाकी ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। फिर 13वां सवाल आता है, यहां पर आपको लिखना होता है पत्र लेखन। पत्र लेखन का प्रारूप मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो पत्र लेखन वाला एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हालांकि ये भी प्रारूप बहुत कठिन, बहुत खराब नहीं है, और कोशिश करें कि हमेशा कोशिश करें कि पत्र एक ही पेज में आ जाए, लेकिन जब नियुक्ति आवेदन पत्र आता है तो ये 2 पेजों में चला ही जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक पेज में ही आपका पत्र आ जाए, ताकि एक सही प्रारूप आपका पता चले, क्योंकि 2 अंक आपके प्रारूप के मिलते हैं और 4 अंक मिलते हैं इसके, तो सामान्य हिंदी के 6 अंकों का, और जो साहित्यिक हिंदी वाले होते हैं उनको 8 अंकों का जो है पत्र होता है, ठीक है। तो फॉर्मेट यही सही डालना, ऐसे यहां करके ये जो है इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक। अभी इसका फॉर्मेट नहीं बदला भाई, अंग्रेजी में तो बदल गया है, तो पत्र लेखन कैसे करना है समझ में आ गया आपका, ठीक है। और अंत में यहां पर भवदी लिख देना है, ठीक है, और लाइन वाइन यहां ज्यादा नहीं छोड़नी है, दिनांक यहां डाल देना है, और हमने बताया था कि ये वाला यहां से लिखना चाहिए था। ये कॉपी ऑलरेडी मैंने डाल रखी लाइव चेकिंग की, तो वो भी देख सकते हैं। वीडियो सेक्शन में सारी कॉपीज जो है वीडियो सेक्शन में है, और ऐसे जो वीडियोस हैं वो लाइव सेक्शन में मिलेंगे जो पढ़ाया जाता है। फिर आपका आता है 14वां नंबर सवाल सामान्य हिंदी वालों, और ये होता है निबंध लेखन। साहित्यिक हिंदी वालों का भी निबंध लेखन होता है,
बात एक ही है, इनके नंबर्स, बस नंबर्स में फर्क होता है। उनका कुछ पहले होगा, बाद में व्याकरण के आते हैं साहित्यिक हिंदी के, और सामान्य हिंदी वालों का अंतिम जो प्रश्न होता है शायद वो लगभग निबंध ही होता है। निबंध में आपको रूपरेखा बनानी है भैया, क्योंकि रूपरेखा के 2 अंक मिलते हैं। इन्होंने रूपरेखा बना ली, और सबसे मेन चीज यहां पर एक काम करना ये भूल गए हैं इस कॉपी में, क्या करना, जैसे निबंध आप लिख रहे हैं आतंकवाद पर या भ्रष्टाचार पर, इन्होंने लिखा भ्रष्टाचार, तो यहां पर एक हेडिंग डालनी चाहिए, भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, कारण एवं निवारण, ठीक है, या जो भी है, जिस नाम का आप निबंध लिख रहे हो, जो निबंध लिख रहे हो, यहां पर उस निबंध का हेडिंग अच्छे से डालिए, फिर रूपरेखा बनाइए, फिर आप लिखना चालू कीजिए। 1 पेज में लिखना है, 2 पेज में लिखना है, और ये 3 पेज में इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, और 3.5 पेज तक इनका गया है, थोड़ा सा जो बड़ा लिखेंगे वो 3.5 पेज तक भी जा सकता है, तो पूरे मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। फिर अंत में उत्तर पुस्तिका के निर्देश हैं, जो कि आपको पहले ही पलट के पढ़ लेने हैं, जो 15 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका मिलती है। हालांकि ये मैं लाने वाला हूं, उत्तर पुस्तिका के निर्देश में एक अलग वीडियो बिल्कुल लाने वाला हूं, जो कि आपके 24 फरवरी से पहले ही आ जाएगा, मतलब 23 फरवरी में, 22-23 फरवरी तक वो ले आएंगे, या फिर उससे पहले ही ले आएंगे। जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं शायद आ भी चुका होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बताएंगे, हर एक चीज की सहायता आपको मिलती रहेगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये कॉपी बिल्कुल समझ में आई होगी, और कॉपी लिखने का एक तरीका, कितने पेज में क्या लिखना है, किस तरीके से आपको लिखना है, वो समझ में बात आई होगी, ठीक है, सारी बात, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें देखो, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, मैंने कहा सही उत्तर लिखिए, सही उत्तर लिखना है, लाइन छोड़ छोड़ के नहीं लिखना है, पेज बर्बाद नहीं करने हैं कि 1 लाइन 2 लाइन लिखा है, पेज सादा छोड़ दो। हाँ, नया प्रश्न नए पेज से तभी स्टार्ट करोगे जब पहला पेज आधा भर गया होगा। जैसे ये पेज आधा भर गया है, तो अब यहां से भले ही ना स्टार्ट करो नया प्रश्न उत्तर संख्या, नए पेज से स्टार्ट कर सकते हो, परंतु इस पेज की 2 ही लाइनें भरी हैं, तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है इस बात में कि आपको याद कितना है, आपको सब कुछ सही सही लिखना है। अगर आपने सही लिखा है तो अंक मिलेंगे, तरीका थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, हर बच्चे का एक अलग तरीका होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे आपने निबंध याद किया है, जैसे आपने पत्र लेखन समझा है, जैसे आपने क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय सबसे ज्यादा दिक्कत है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि साहित्यिक परिचय जीवन परिचय में क्या अंतर है, वो कैसे लिखना है, ये भी वीडियो है, लाइव सेक्शन में ही मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। तो इस पर भी वीडियो हमने बना रखा है, क्योंकि एक एक समस्या आपकी है तो एक एक समाधान का वीडियो भी बना हुआ है। समय रहते आप खंड काव्य अपना पढ़ लीजिए, 5 अंकों का खंड काव्य होता है, क्योंकि खंड काव्य पर भी वीडियो मैंने बना दिया है, इस वर्ष का पढ़ा दिया है, खंड काव्य भी मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसा आपने याद किया है, जो फॉर्मेट आप लिख रहे हैं लिख दीजिएगा, सही होना चाहिए, अंक सही के मिलते हैं, फॉर्मेट के अंक केवल पत्र लेखन में मिलते हैं, और फॉर्मेट आपका कोई भी इधर से उधर हो सकता है, यानी पत्र लेखन एक सही फॉर्मेट में नहीं होता है, तो आप पत्र लेखन लिखना नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये होता है। बाकी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, टेंशन तनाव बिल्कुल मत लीजिए, जैसा आपको याद है और जितना याद है उतना बहुत है, डरिए नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि मैं सब कुछ करके आऊंगा, कॉपी सादी छोड़ के नहीं आनी है, जो भी थोड़ा बहुत आता होगा तो गागर में सागर भराना, यानी 4 लाइनें किसी प्रश्न की आती हैं तो उन्हीं 4 लाइनों के माध्यम से अगर तुम में कला है तो 4 या 12 लाइनें बना के लिखोगे, बना के लिख के आना, कैसे भी लिख के आना, कॉपी सादी मत छोड़ना, कुछ तो लिखना, परीक्षा हाल में बैठना मत भाई, है ना। बाकी बहुत सारे बच्चे तो हम तो जानते हैं सब लिखेंगे, जो पढ़ने वाले सब लिखेंगे। कुछ बच्चे होते हैं किसी समस्या से ग्रसित हैं, जैसे कोई बीमार हो गया या किसी के कोई समस्या आ गई तो नहीं पढ़ पाए हैं, तो कुछ कम याद है, आधा याद है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इस पूरे फरवरी भर में इतनी कोशिश कर दी हमने कि पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, एक बार भी देख लोगे आप, ना केवल देख लोगे, एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं है, समझ में सब आ जाएगा और आप सब लिख देंगे। तो आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा, अगर कोई अब भी डाउट बचा है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।